अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स क्विकली स्टार्ट रिवाइजिंग IAS 1037 इंक्लूडिंग इफ्रिक 1। एक्चुअली जो है 1037 मोर और लेस एग्जामिनर जो है वो साथ ही पूछ रहा होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली भी जो है इनकी रिपरकशंस या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो मिलाकर ही आती हैं, या जब भी हम लोग फ्रॉम ऑडिट पर्सपेक्टिव जो है वो बात कर रहे होते हैं। सो IAS 10 और IAS 37 की रिपरकशन जो है नॉर्मली साथ ही अराइज हो रही होती हैं। तो देखें, जब हम बात करते हैं IAS 10 के हवाले से, इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स। पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट जो हैं, या इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड भी हम इसको कह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कुछ ऐसे, जब आप अपनी फाइनेंशियल्स बना रहे होते हो, लेट्स से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो पूरे साल की ना, लेट्स से 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2012 की आप फाइनेंशियल्स बना रहे हो, तो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो 2012 में ही अराइज हो रहे होते हैं, बट कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो 2012 के बाद अराइज हो रहे होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जो कुछ इवेंट्स हैं जो 2012 के बाद अराइज हो रहे हैं, बट उनका इम्पैक्ट जो है वो 2012 पे आ सकता है, तो शुड दे बी अकाउंटेड फॉर और डिस्क्लोज्ड इन 2012 फाइनेंशियल्स और नॉट? सिनेरियो इज दिस। सो IAS 10 एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि अगर कोई इवेंट्स अराइज हो रहे हैं रिपोर्टिंग डेट के बाद या ईयर एंड डेट के बाद, और जो है क्या कहते हैं, हमारे केस में 2012 है द ईयर एंड, तो 2012 ईयर एंड के बाद अराइज हो रहे हैं, बट उनकी रिपरकशन जो हैं अगर 2012 में पड़ रही हैं, सो हाउ वी आर टू ट्रीट दैट? सो इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, व्हाट इज मेंट बाय इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड? ये वो इवेंट्स होते हैं जो ईयर एंड के बाद अराइज हो रहे होते हैं, बट अप टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज फॉर इशू, जिसको आप लोग आम फहम जबान में BOD मीटिंग डेट भी कहते हैं। जिस दिन आपका बोर्ड जो है फाइनेंशियल्स को अप्रूव करता है या ऑथराइज करता है फॉर इशू, तो स्टैंडर्ड स्टेट्स के IAS 10 में कौन से इवेंट्स जो है फॉल करेंगे, जो रिपोर्टिंग डेट के बाद और BOD ऑथराइजेशन डेट तक अराइज हो रहे हों। अच्छा, यहाँ द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि सर वो इवेंट्स जो रिपोर्टिंग डेट के बाद अराइज हो रहे हों, मतलब रिपोर्टिंग डेट जो है दिस इज एक्सक्लूसिव, यानी कोई इवेंट अगर रात को 11:59 पर अगर अराइज हो रहा है तो वो पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट या इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट नहीं कहलाएगा, वो IAS 10 में फॉल नहीं करेगा। सिमिलरली जो BOD डेट वाले, जिस दिन BOD ऑथराइज कर रहा है फाइनेंशियल्स, अगर उस दिन कोई इवेंट आ रहा है तो दैट वुड बी टेकन एज पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट या इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड जो है इसका करना क्या है, तो उससे पहले 2-3 अहम बातें मैं आपको बताऊंगा। देखें, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स ये क्या है, पहले तो डेफिनेशन समझ लें। वो इवेंट्स, वो पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स जिनकी कंडीशन रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले मौजूद होती है, अराइज होने की कंडीशन रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले मौजूद होती है, दे आर टेकन एज एडजस्टिंग इवेंट। और वो इवेंट्स जिनकी कंडीशन रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले मौजूद नहीं होती, वो इवेंट्स अराइज हो रहे होते हैं रिपोर्टिंग डेट के बाद, और उनकी कंडीशन भी जो अराइज हो रही होती है वो रिपोर्टिंग डेट के बाद अराइज हो रही होती है, तो दीज पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स आर टेकन एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एग्जाम्पल्स अभी मैंने नीचे दी भी हैं, मैं क्विकली एग्जाम्पल दे देता हूँ। लेट्स से ईयर एंड पर मेरा डेटर है 5 लाख का, सही है, मुझे उससे रिसीवेबल है 5 लाख। अब ईयर एंड के बाद वो डेटर डिफॉल्ट कर जाता है, ईयर एंड के बाद वो डेटर डिफॉल्ट कर जाता है, तो मुझे आप एक बात बताएं कि ये जो डेटर ईयर एंड के बाद डिफॉल्ट कर रहा है, ऑब्वियसली इट वुड बी बिकॉज ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा नहीं हो सकता, रात में आपकी कोई कंपनी जो है वो बंद हुई तो अच्छी सालिम बंद हुई और सुबह देखा तो कंपनी डिफॉल्ट कर गई है। इट्स नॉट द केस, राइट? नॉर्मली ऐसा नहीं होता, हाँ अनहोनी हो सकती है। तो इस सिनेरियो में हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपनी डिफॉल्ट हुई है, इसका डिफॉल्ट होने की कंडीशन रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले मौजूद होगी। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि कोई भी कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है तो उससे पहले वो लॉसेज होते हैं, उसके कैश फ्लो क्रंचेज आते हैं, और अल्टीमेटली जाके जो है वो कंपनी डिफॉल्ट की तरफ जाती है, ठीक है ना? जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। इसी तरीके से जो है नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एग्जाम्पल देता हूँ कि ईयर एंड के बाद, लेट्स से 10 जनवरी को ईयर एंड 31 दिसंबर 2012, 10 जनवरी को जो है लेट्स से मारफानी लिमिटेड के वेयर हाउस में चोरी हो गई। अब ये जो चोरी हुई है ये इवेंट तो है, रिपोर्टिंग पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट तो है, बिल्कुल इवेंट है। सर क्या ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? क्योंकि चोरी होने की कंडीशन जो है वो रिपोर्टिंग डेट पर मौजूद नहीं थी, ठीक है ना? नहीं सर, हमें शक था, हमें खबर थी, हमें जो है एजेंसियों ने खबरदार किया हुआ था, तो भाई अगर खबरदार किया हुआ था तो फिर तो आपको माल वहाँ रखना ही नहीं चाहिए था। और एक चीज़ याद रखो, अकाउंटिंग जो है ना वो एविडेंस पे चलती है, वो सिक्स्थ सेंस
या जो है बोलते हैं ना आज यार मुझे बड़ी ये चीज़, आज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हो जाएगा, आज मेरी छठी हिस्स कह रही है, तो छठी हिस्स पे नहीं चलती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एविडेंस। अगर तो आप छठी हिस्स पे करना शुरू कर दोगे तो फिर तो जापान जो है वो तो उसमें आए दिन जलजले होते हैं, तो फिर तो हमारी गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही इनवैलिड हो जानी चाहिए। सो एक चीज़ याद रखें कि व्हेनेवर यू आर डिसाइडिंग ऑन के कंडीशन थी रिपोर्टिंग डेट पर या नहीं थी, सो यू आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव एविडेंस। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है कि एडजस्टिंग इवेंट कौन सा होगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट कौन सा होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो स्टैंडर्ड में दी हुई हैं। अच्छा 1 और 2 को फिलहाल जो है क्या कहते हैं, 1 को फिलहाल मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, 1 पे मैं आऊँगा। 2 पे देखते हैं, द रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड इंडिकेटिंग दैट एन एसेट वाज इम्पेयर्ड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, जैसे बैंकरप्सी हो जाती है अगर कस्टमर की, सही है, या सेल ऑफ इन्वेंट्रीज आफ्टर द, बल्कि मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक काम करता हूँ क्योंकि ये अहम एरिया है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज कि ये मेरी नोटिंग है, इसको मैं क्विकली रन थ्रू करवा देता हूँ आप लोगों को। इससे ये होगा कि आप लोगों को ये पूरा स्टैंडर्ड जो है ना बड़ा सुथरे तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, एग्जांपल्स ऑफ एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अगर लेट से आपकी रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 2012, आपकी बीओडी डेट है 7 मार्च 2013, आपका डेटर डिफॉल्ट कर रहा है लेट से 10 जनवरी को, सही है। डेटर जो आपका रिसीवेबल आ रहा था, जिससे रिसीवेबल है 5 मिलियन का ईयर एंड पे, अब 10 जनवरी को डेटर डिफॉल्ट करता है। सो इन नॉर्मल सिनेरियो ये जो डेटर डिफॉल्ट कर रहा है ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है, आंसर इज यस। एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है, सर एडजस्टिंग इवेंट है, क्यों? क्योंकि ये जो डेटर डिफॉल्ट कर रहा है इट इज प्रिज्यूम्ड कि दिस डेटर हैज गॉट डिफॉल्टेड बिकॉज ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स विच एक्चुअली एग्जिस्ट ऑन और बिफोर द रिपोर्टिंग डेट। अच्छा सर एक बात बताएं, अगर तो ये डेटर डिफॉल्ट जो है वो कर रहा है लेट से ईयर एंड के बाद जो उसकी प्रेमिसेस में आग लग गई या अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से डिफॉल्ट कर रहा है, हाँ, फिर चूंकि रिपोर्टिंग डेट पर कोई कंडीशन मौजूद नहीं थी, ईयर एंड के बाद कंडीशन अराइज हुई है, सो इट वुड बी टेकन एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। केस 2। केस 3, अच्छा जी एग्जांपल 2 कर लेते हैं। लेट्स से कॉम्पिटिटर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, उसकी वजह से जो है आपका जो इन्वेंट्री थी, आपके पास जो इन्वेंट्री थी उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, तो सर क्या ये एडजस्टिंग इवेंट होगा या नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा? एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट्स से रिपोर्टिंग डेट पर हमारी इन्वेंट्री आ रही थी जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपीज़, एनआरवी थी 120, आपने कितने पे वैल्यू करा होगा? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी 100 पे। अब ईयर एंड के बाद 10 जनवरी को पता चला कि कॉम्पिटिटर ने जो है प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसकी वजह से मेरी इन्वेंट्री की जो वैल्यू है, एनआरवी है, वो कम हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये जो कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट लॉन्च की है उसकी वजह से जो हमारी एनआरवी, इन्वेंट्री की जो एनआरवी है उसमें कमी आ रही है, सर क्या ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है? जी बिल्कुल, 10 जनवरी को अराइज हो रहा है। एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? सर ये जो इवेंट है ये एडजस्टिंग इवेंट है। एडजस्टिंग इवेंट क्यों है? क्योंकि सर कॉम्पिटिटर ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है ये तो फाइनल स्टेज है ना, इसकी अराइज होने की कंडीशन रिपोर्टिंग डेट से पहले मौजूद होगी। जैसा कि आपको पता है, इंटेंजिबल्स आप सबने पढ़े हुए हैं कि पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज होता है, फिर आपकी अल्फा टेस्टिंग होती है, फिर बीटा टेस्टिंग होती है, फिर मार्केटिंग होती है। सो इट इज़ प्रिज्यूम कि ये जितनी भी बातें हैं ये रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले मौजूद होंगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। एग्जामिनर जो है ये 4 से 5 दफ़ा ये सिनेरियो पूछ चुका है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा ये मिसकंस्ट्रू करते हैं कि भाई अगर कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है ईयर एंड के बाद, इसकी वजह से हमारी इन्वेंट्री पर जो हिट आ रहा है ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। नहीं, इट इज़ एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा एक बात बताएं हसन आप, कि आपने बोला कि रिपोर्टिंग जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि वो रिपोर्टिंग डेट से पहले शुरू हो चुकी होगी, तभी आपने इसे एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट किया। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले लेते हैं, व्हाट इफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ईयर एंड के बाद एग्जामिनर ने बोला हो कि स्टार्ट हुआ है, फिर ऑब्वियसली आप खुद बोल रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सारा जो रिसर्च का प्रोसेस है वो ईयर एंड के बाद हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। ठीक है जी। अच्छा मैं अभी कतन आपको ये नहीं बता रहा कि आपने करना क्या है उसके साथ, अभी तो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ एडजस्टिंग इवेंट कब होगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट कब होगा। अभी मैं आपको कतन ये नहीं बता रहा कि एडजस्टिंग इवेंट के साथ करना क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट के साथ करना क्या है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल्स अबाउट ऑल दीज। ठीक है। अच्छा जी, एक पेक्यूलियर सिनेरियो है जो मैं अभी आपसे जो है वो केस 3 बाद में डिस्कस करूंगा, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है सेल ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर ईयर एंड एट लोअर अमाउंट। लेट्स से मेरे पास एक इन्वेंट्री आ रही थी जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपीज़, एनआरवी 105, मैंने कितने पे वैल्यू करा होगा? मैंने 100 पे वैल्यू करा होगा, यहाँ आप लोग देख रहे हैं।
ईयर एंड के बाद और बीओडी से पहले लेट्स से वो इन्वेंट्री हम बेच देते हैं विदाउट एनी रीजन 90 रुपए में, हम 90 रुपए में इसे बेच देते हैं। तो मुझे ये बताएं, ये जो मैं 90 रुपए में बेच रहा हूं, ये 90 रुपए में बेच रहा हूं सर, ये दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मैं 90 में क्यों बेच रहा हूं? या तो मैंने जो है जानबूझ के बेचा है, या फिर इस इन्वेंट्री की वैल्यू ईयर एंड पे इतनी थी ही नहीं। मैं नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डैमेज और समथिंग एल्स। नॉर्मल सिनेरियो में अगर मैंने ईयर एंड पे इस इन्वेंट्री को 100 रुपए पर रखा था विद अ से कि इसकी वैल्यू 105 रुपए की है, तो मैं ईयर एंड के बाद आउट ऑफ नोवेयर 90 रुपए में नहीं बेच सकता, सही है ना? या तो मुझे बिजनेस करने नहीं आता, तो इट मींस कि एक्चुअली इसकी जो वैल्यू थी वो 90 रुपया ही थी, हमने शायद गलत इसको रिकॉर्ड किया हुआ था ईयर एंड पे। तो इन्वेंट्री की वैल्यू अगर आपकी ईयर एंड के बाद आप उसको बेचते हो सस्ते दामों में, तो इट इज प्रिज्यूम्ड कि ईयर एंड पर इसकी वैल्यू कम ही थी, ज्यादा नहीं थी, तो इट इज एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैंने साथ साथ टिक मार्क भी किया हुआ है, पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट, एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा सर एक बात बताएं कि लेट्स से आपने इन्वेंट्री जो है ईयर एंड पे जो आपके पास आ रही थी, जिसकी वैल्यू थी 100 रुपए की, आपने रखा हुआ था बीइंग लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अब ईयर एंड के बाद वो डैमेज हो गई और उसकी वजह से हमने 90 में बेचा है। तो अब सर ये जो डैमेज होना है, दिस अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अब ये जो आपने इन्वेंट्री बेची है लोअर अमाउंट पे, अब ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी डैमेज होने की कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पर मौजूद नहीं थी। अच्छा जी, केस 3 कर लेते हैं। अगर ईयर एंड के बाद जो है लेट्स से ईयर एंड पर आपकी एक इन्वेंट्री आ रही थी 100 रुपए की, बीओडी डेट से पहले जो है इन्वेंट्री आपकी चोरी हो जाती है, तो सर ऑब्वियसली चोरी होना इसकी कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पर मौजूद नहीं है, तो इट वुड बी टेकन एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। एग्जाम्पल 4, अगर लेट्स से मार्केट बेस्ड एसेट्स में, ये आप चीज़ याद रखिएगा, ये नोट बाई HM याद रखिएगा, जितने भी मार्केट बेस्ड एसेट्स होते हैं आपके, जितने भी मार्केट बेस्ड एसेट्स होते हैं, ईयर एंड के बाद अगर मार्केट बेस्ड एसेट्स में कोई भी चेंज आता है, इट शैल ऑलवेज बी टेकन एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इट शैल ऑलवेज बी टेकन एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। चाहे शेयर्स हो, प्रॉपर्टी हो, करेंसी हो, या आप नोट याद रख लें कि एनी चेंज आफ्टर रिपोर्टिंग डेट इन मार्केट बेस्ड एसेट्स इट इज वुड ऑलवेज बी टेकन एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्यों? क्योंकि मार्केट किसी की भी नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट इज नाउ द इंपॉर्टेंट एरिया एंड मिसकंस्ट्रूड, मोस्ट मिसकंस्ट्रूड एरिया कि एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट के साथ आपने ट्रीटमेंट क्या करना है, आपने करना क्या है। देखें, एडजस्टिंग इवेंट, जब भी द पॉइंट यू डिसाइड एनी इवेंट इज एडजस्टिंग इवेंट, तो आपने 3 चीज़ें करनी है। आप सबसे पहले जाएंगे रेलेवेंट स्टैंडर्ड में, क्योंकि देखें IAS 10 आपको सिर्फ ये बताता है कि इवेंट एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है, वो कतन ये नहीं बताता कि आपने उस इवेंट के साथ करना क्या है। अगर तो इवेंट एडजस्टिंग इवेंट है ना, तो IAS 10 रेफर्स टू द रेलेवेंट स्टैंडर्ड। अगर तो वो इवेंट रिलेट करता है PPE से, तो आप IAS 16 में जाएंगे। अगर वो रिलेट करता है, इवेंट रिलेट करता है प्रोविजन से, तो आप IAS 37 में जाएंगे। अगर वो इवेंट रिलेट करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, तो आप IAS 40 में जाएंगे। ठीक है जी। अब आपका जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड है वो आपको बताएगा कि आपने करना क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एडजस्टिंग इवेंट का कतन ये मतलब नहीं होता कि आपने जो है उठा के एंट्री पास कर देनी है। नो 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 नो। At the point you decide any event is adjusting event, you need to refer to the relevant standard to which that event pertains. अब वो relevant standard 3 बातें कहेगा। या तो वो बोलेगा आप उसको एडजस्ट ऐसे करोगे, उसे रिकॉर्ड कर लो, या तो वो स्टैंडर्ड बोलेगा कि आप उस इवेंट को एडजस्ट ऐसे करोगे, उसे डिस्क्लोज करो, या तो स्टैंडर्ड बोलेगा आप उस इवेंट को ऐसे एडजस्ट करो कि आप उसके साथ कुछ भी ना करो। ठीक है ना। इसके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल भी करवाता हूँ। अगर तो इवेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो आपने उसे डिस्क्लोज करना है, और वो भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट इममटीरियल है। ठीक है जी। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को ऊपर छुड़वाई थी। आए इसको क्विकली देख लेते हैं। ये बहुत अहम एग्जांपल है। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। लेट्स से 31 दिसंबर पर मेरी एक इन्वेंट्री थी, उसको मैंने वैल्यू किया हुआ था 100 रुपीज़ पे, NRV थी 120 की, तो मैंने ऑब्वियसली 100 पर ही वैल्यू किया होगा बीइंग लोअर ऑफ। अब ईयर एंड के बाद बट बिफोर BOD ऑथराइजेशन डेट हुआ ये कि कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट लॉन्च किया
केस ए है कि इसकी वजह से मेरी एनआरवी जो है वो 110 हो गई। केस बी है इसकी वजह से जो एनआरवी है वो 100 हो गई। केस सी है कि ये जो लॉन्च किया है कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट, इसकी वजह से एनआरवी हो जाती है 80। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर ए बी सी ये कौन से इवेंट्स हैं, एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है? जो ज़्यादातर बच्चे सोच रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि सर सी जो है वो एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? क्योंकि सी में एंट्री पास होनी है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हाउ कम ऑन अर्थ आई टोल्ड यू कि भाई एडजस्टिंग इवेंट का मतलब ये होता है आपने एंट्री पास करनी है। ये तीनों के तीनों एडजस्टिंग है। वो अलग बात है कि IS2 ए और बी के केस में इसको एडजस्ट करने को नहीं बोलता, रिकॉर्ड करने को नहीं बोलता, या उसको कोई एंट्री पास करने को नहीं बोलता, क्योंकि एनआरवी आपकी जो है कम तो हुई है, 120 से 110 तो हुई है, बट इतनी कम नहीं हुई कि वो कॉस्ट से कम हो जाए। अज्यूमिंग कॉस्ट जो है वो आपकी 100 है। बी में कम तो हुई है एनआरवी, बट इतनी कम नहीं हुई कि कॉस्ट से कम हो जाए। सी में इतनी कम हो गई है कि एनआरवी आपकी कॉस्ट से कम हो गई है, तो फिर आपने इसको एडजस्ट कैसे करना है? एंट्री पास करके। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि देखें एडजस्टिंग इवेंट का कतन ये मतलब नहीं होता कि आपने जो है एंट्री पास करनी ही करनी है। एडजस्टिंग इवेंट ओनली टॉक्स अबाउट वेदर कंडीशन एग्जिस्ट ऑन और बिफोर रिपोर्टिंग डेट और नॉट। हाउ यू आर टू ट्रीट दैट एडजस्टिंग इवेंट, इट वुड बी एक्चुअली गाइडेड बाय द रेलेवेंट स्टैंडर्ड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिडिटी। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर क्लासिफाइंग एनी इवेंट एज एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट आपने एक चीज़ देखनी है, क्या रिपोर्टिंग डेट पर कंडीशन मौजूद थी या नहीं थी। सही है, रिपोर्टिंग डेट पर कंडीशन थी, या अगर थी तो इट वुड बी टेकन एज एडजस्टिंग इवेंट, और अगर नहीं थी तो इट वुड बी टेकन एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एक्सेप्शन टू दिस रूल गोइंग कंसर्न अजम्पशन की इनवैलिडिटी। गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड कब होती है? जब ईयर एंड के, जब आपको ऐसा लगता है कि कंपनी फोर्सिएबल फ्यूचर तक बिजनेस नहीं कर पाएगी, मतलब रिपोर्टिंग डेट से अगले 12 महीनों तक बिजनेस नहीं कर पाएगी, तो आप कहते हो कि कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है वो इनवैलिड हो गई है। सो अगर तो कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन ईयर एंड के बाद ड्यू टू एनी रीजन इनवैलिड हो जाती, चाहे कंडीशन हो या नहीं हो रिपोर्टिंग डेट पर, इट वुड बी टेकन एज एडजस्टिंग इवेंट। अगर तो ईयर एंड के बाद गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो जाती है तो इट वुड बी टेकन एज एडजस्टिंग इवेंट। मैं डाउटफुल की बात नहीं कर रहा। एग्जामिनर बाज़-औक़ात क्या करता है कि सिनेरियो दे देता है कि भाई कंपनी में आग लग गई और उसकी वजह से कंपनी को नहीं पता कि वो आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, डाउटफुल है, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट ही होगा। इनवैलिड जब भी लिखा हुआ हो ना एग्जाम में कि ईयर एंड के बाद सिचुएशन ऐसी हो गई, ये कंपनी को ऐसा लगता है कंपनी बंद हो जाएगी, इनवैलिड हो गई है, सो इट वुड बी टेकन एज एडजस्टिंग इवेंट, अगर तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो जाती है। ठीक है, ये आपने रूल याद रखना है। अच्छा जी, इसके बाद जो है क्या कहते हैं, डिविडेंड के हवाले से बात कर लेते हैं। देखें ईयर एंड के बाद जो भी फाइनल डिविडेंड होता है, आपको पता है ना 2 किस्म के डिविडेंड्स होते हैं, इंटरिम और फाइनल। इंटरिम कौन सा डिविडेंड होता है? जिस साल से पर्टेन करता है उसी साल में अनाउंस होता है। फाइनल कौन सा होता है? जिस साल से पर्टेन करता है उस साल में नहीं बल्कि उसके अगले साल अनाउंस होता है। सो याद रखिएगा अगर करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड है तो वो बीओडी डेट, जब बीओडी ऑथोराइज, जैसे आजकल जो है क्या कहते हैं सारे रिजल्ट्स का महीने चल रहे हैं, सो सारी कंपनीज स्पेशली बैंक जो हैं वो डिविडेंड्स अनाउंस कर रहे हैं। सो ये जो डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड है, इसकी कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पर मौजूद नहीं होती। तो ईयर एंड के बाद जो भी कंपनी डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड के नाम पर अनाउंस कर रही है, सही है, पिछले साल से रिलेटेड, इट शैल बी टेकन एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एक आपको टिप देता हूँ, ये याद रखिएगा, ईयर एंड के बाद शेयर होल्डर्स के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है ना ईयर एंड के बाद, दे आर टेकन एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। ईयर एंड के बाद राइट इशू हो रहे हैं, बोनस इशू हो रहा है, कैश डिविडेंड हो रहा है, वो सारे नॉन एडजस्टिंग इवेंट होंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बोनस टू एम्प्लॉइज आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, जैसे होता है अभी जो है वो बोनसेस आने वाले हैं। इनफैक्ट जब मैं क्या कहते हैं, हम अभी बैंक्स का जो है वो ईयर एंड हुआ है तो बोनसेस वगैरह के लिए हम जो है बड़ी तशनगी से इंतज़ार कर रहे हैं। तो एवरीवन इज़ बॉदर्ड अबाउट भाई कितना बोनस आएगा, कितना बोनस मिलेगा। सो याद रखें बोनस टू एम्प्लॉइज़ जो है
अगर रिपोर्टिंग डेट के बाद कंपनी दे रही है तो आपने देखना है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि बोनस जो है, बोनस की टर्म्स लिखी हुई थी। अगर तो लिखी हुई थी तो ये एडजस्टिंग इवेंट होगा। अगर तो बोनस कहीं भी नहीं था, एडहॉक बेसिस पर जो है वो क्या कहते हैं कंपनी ने दिया एम्प्लॉइज़ को, जैसे अभी ईद आने वाली है तो ईद का बोनस अचानक से मिल जाएगा, एडहॉक बेसिस पर कहीं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ था, तो इट वुड बी टेकन एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। बोनस टू एम्प्लॉइज़ के हवाले से अगर तो इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन तो इट वुड बी टेकन एज एडजस्टिंग इवेंट, और अगर तो वो कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन नहीं है, एडहॉक बेसिस पर मिल रहा है, तो इट वुड बी टेकन एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो आई एम श्योर आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है IAS 10 के हवाले से। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू IAS 37। IAS 37 को मैं IAS 10 के साथ ही करवाऊंगा, रीज़न मीन कि ये मिला कर ही एग्जामिनर जो है वो नॉर्मली सवाल कर रहा होता है इससे। IAS 37 इट्स अबाउट प्रोविजंस, कंटिजेंसीज एंड लाइबिलिटीज़। सही है, प्रोविज़न क्या होता है? प्रोविज़न इट्स अ लाइबिलिटी, इट्स अ लाइबिलिटी। ये एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसका टाइमिंग या अमाउंट या दोनों अनसर्टेन होते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी, नॉर्मल लाइबिलिटी और प्रोविज़न में क्या फ़र्क है? लाइबिलिटी में आपको पता होता है कब और कितना देना है, प्रोविज़न में आपको नहीं पता होता कि कब और कितना देना है, या तो ये नहीं पता होता कि कब देना है या ये नहीं पता होता कि कितना देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोविज़न के साथ आप करेंगे क्या? प्रोविज़न आपका रिकॉर्ड होता है, आपकी एंट्री पड़ती है एक्सपेंस डेबिट, प्रोविज़न क्रेडिट। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जब मैं प्रोविज़न की बात कर रहा हूँ तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोविज़न फॉर इम्पेयरमेंट, उनके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ऐसा प्रोविज़न जिसमें आपका आउटफ्लो होना है और आपको नहीं पता कि कब देना है और कितना देना है। याद रखें, प्रोविज़न आप उस वक्त रिकॉग्नाइज करेंगे जब ये तीन बातें हों, जब ये तीन बातें हों। पास्ट इवेंट होगा ड्यू टू विच देयर इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पास्ट इवेंट क्या होता है, इस पे बात करते हैं। रिलायबल एस्टीमेट ऑफ आउटफ्लो हो, आपको पता हो, आप एस्टीमेट कर सकते हो। सही है, आप एस्टीमेट कर सकते हो कि आपका इतना आउटफ्लो होगा। और चांसेस ऑफ आउटफ्लो जो हैं वो प्रोबेबल हो, चांसेस ऑफ आउटफ्लो जो हैं वो प्रोबेबल हो। अब इसका क्या मतलब है, आए क्विकली हम लोग बात कर लेते हैं। पास्ट इवेंट, याद रखें पास्ट इवेंट वो इवेंट होता है जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन ट्रिगर करता है। सही है ना। अब ऑब्लिगेशन दो किस्म का हो सकता है, या तो लीगल ऑब्लिगेशन होगा या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होगा। लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है? लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ। फॉर एग्जांपल, आपने कोई जो है सिग्नल तोड़ा, तो सिग्नल तोड़ना इज़ द पास्ट इवेंट। इट वाज लीगल ऑब्लिगेशन ऑन यू कि भाई आपने जो है सिग्नल नहीं तोड़ना। ये कंपनी ने कोई जो है लेट्स से ब्रीच किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया, तो लीगल ऑब्लिगेशन था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं करना, तो पास्ट इवेंट वाज कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ना। कंपनीज एक्ट में सर इतनी सारी पेनल्टीज हैं, तो क्या वुड इट ट्रिगर पास्ट इवेंट? नो 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 नो, जब तक कंपनी ब्रीच नहीं करेगी इट वुड नॉट ट्रिगर लीगल ऑब्लिगेशन और पास्ट इवेंट ऑन कंपनी। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन जो है देखें, इट्स नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आप ऐसे समझ लो, आपकी हरकतों की वजह से या कंपनी की हरकत की वजह से या कंपनी के कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं उसकी वजह से कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाता है। इट इज़ नॉट ड्रिवन बाय द लॉ, it actually arise because of the actions of the company. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने जो है अनाउंस कर दिया कि भाई हम जो है एम्प्लॉइज़ को 1-1 लाख रुपए का बोनस देंगे। सो कंपनी वाज नॉट कमिटेड टू डिस्ट्रीब्यूटिंग द बोनस, बट चूंकि कंपनी ने अनाउंस कर दिया तो नाउ कंपनी इज कंस्ट्रक्टिवली ऑब्लाइज्ड टू एक्चुअली इशू बोनसेस, राइट। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अब याद रखिएगा पास्ट इवेंट होगा तो ही प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज होगा। अगर कोई पास्ट इवेंट नहीं है तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होगा। सो पहली कंडीशन हमने बात कर ली, फॉर रिकॉग्नाइजिंग प्रोविजन देयर शुड बी पास्ट इवेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट इज रिलायबल एस्टीमेट, वो आपको सवाल में दिया हुआ होगा। नॉर्मली अभी करंट सिनेरियो में आप हर अमाउंट को रिलायबली एस्टीमेट कर तो सकते ही सकते हो, ठीक है ना। कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं, वो भी बड़े हाइपोथेटिकल सिनेरियोज हैं। वो क्या है, फॉर एग्जांपल जब आपका कोर्ट में अगर कोई हियरिंग हो रही है तो वो इनिशियल फेजेस में, सो वो जो है इनिशियल फेजेस में जो हियरिंग है तो उसकी वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई ऊँट किस करवट बैठेगा। या एक और चीज़ कि आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की है जिसका कोई जो है नेमुल बदल है ही नहीं और फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है।
सो इस सिनेरियो में जो है क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि रिलायबल एस्टीमेट नहीं हो सकता, बट नॉर्मली रिलायबल एस्टीमेट प्रैक्टिकली हो जाता है। ये आपको सवाल में दिया हुआ होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि रिलायबल एस्टीमेट हो सकता है या नहीं हो सकता। सर प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स कब होगा, तो ये इसके ऊपर एक चार्ट मैंने जो है वो बनाया हुआ है, आपने इसको याद रखना है कि देखें जब भी चांसेस ऑफ आउटफ्लो 0 से लेके 5% हो तो जनरल टर्म में आप इसे कहते हैं रिमोट, अकाउंटिंग टर्म में आप कहते हैं इसे कंटिंजेंट लायबिलिटी, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कुछ भी नहीं करते। अगर तो चांसेस ऑफ आउटफ्लो जो है 6 से लेके 50% तक हैं तो जनरल टर्म में आप कहते हैं पॉसिबल, अकाउंटिंग टर्म में आप कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी और आप उसे डिस्क्लोज करते हैं। अगर चांसेस ऑफ आउटफ्लो 51%, 50%, मोर देन 50% से 85% हो तो आप कहते हैं प्रोबेबल, और अकाउंटिंग टर्म में अब इसे कहते हैं प्रोविजन, और आप इसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अगर चांसेस ऑफ आउटफ्लो 86 to 99% हो तो आप कहते हैं जनरल टर्म में वर्चुअली सर्टेन है, सही है। अकाउंटिंग टर्म में आप इसे प्रोविजन ही कहते हैं और आप इसे रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली अगर चांसेस ऑफ आउटफ्लो 100% हैं, चांसेस ऑफ आउटफ्लो 100% हैं तो आप जनरल टर्म में इसे सर्टेन कहते हैं, अकाउंटिंग टर्म में जो है आप इसे प्रोविजन कहते हैं, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप इसको रिकॉर्ड करते हैं। द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि आप प्रोबेबल जैसे ही होता है, प्रोबेबल कब होता है, जब चांसेस ऑफ आउटफ्लो मोर देन 50% हो, सही है, और आप जब प्रोबेबल हो जाता है तो आप उसे प्रोविजन कहते हैं और प्रोविजन को आप रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जी आपने बताया कि प्रोविज़न जो है उस वक्त रिकॉग्नाइज होगा जब ये 3 बातें हों, पास्ट इवेंट हो, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, रिलायबल एस्टिमेट हो, और चांसेस ऑफ आउटफ्लो प्रोबेबल हो। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ मिसिंग है, तो आप इसे क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी या फिर कंटिंजेंसी। और कंटिंजेंट लायबिलिटी या कंटिंजेंसी को आप क्या करते हैं, आप डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है जी। सो याद रखिएगा प्रोविजन के लिए 3 बातें ज़रूरी हैं, अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ मिसिंग है तो आप उसे कंटिंजेंट लायबिलिटी या कंटिंजेंसी कहते हैं, और कंटिंजेंसीज को आप क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है, हमने प्रोविजन समझ लिया, हमने जो है क्या कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी या कंटिंजेंसी समझ ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसेट। जिस तरीके से एक्सपेक्टेड आउटफ्लो होता है ऐसे ही एक्सपेक्टेड इनफ्लो भी होता है, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है कि आपको पैसे मिल जाएं या आपको कोई बेनिफिट मिले, तो उस सिनेरियो में हम एसेट कब रिकॉग्नाइज करेंगे। सो स्टैंडर्ड स्टेट्स के भाई देखें, आप एसेट को अपनी बुक्स में उस वक्त रिकॉग्नाइज करेंगे जब चांसेस ऑफ इनफ्लो वर्चुअली सर्टेन हो। क्या मतलब, तो ये एक मैंने अगेन टेबल बनाया हुआ है। अगर चांसेस ऑफ इनफ्लो आपको ऐसा लगता है 0 से लेके 5% के दरमियान है, जनरल टर्म में उसे रिमोट कहते हैं, अकाउंटिंग टर्म में आप उसे कंटिंजेंट एसेट कहते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है चांसेस ऑफ इनफ्लो 6 से लेके 50% हैं, जनरल टर्म में उसे पॉसिबल कहेंगे, अकाउंटिंग टर्म में कंटिंजेंट एसेट कहेंगे, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कुछ भी नहीं करेंगे। अगर चांसेस ऑफ इनफ्लो 51 से 85% तक हैं तो जनरल टर्म में आप उसे प्रोबेबल कहेंगे, अकाउंटिंग टर्म में आप उसे कंटिंजेंट एसेट कहेंगे, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप डिस्क्लोज करेंगे। सिमिलरली अगर चांसेस ऑफ इनफ्लो 86 से 99% तक के दरमियान हैं तो आप जनरल टर्म में वर्चुअली सर्टेन कहेंगे, अकाउंटिंग टर्म में उसे एसेट कहेंगे, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली अगर चांसेस ऑफ इनफ्लो 100% हैं तो जनरल टर्म में आप उसे सर्टेन कहेंगे, अकाउंटिंग टर्म में आप एसेट कहेंगे, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सो ये पूरा टेबुलर फॉर्म में जो है वो हम लोगों ने क्या कहते हैं देख लिया है। अब याद रखिएगा जब भी चांसेस ऑफ इनफ्लो वर्चुअली सर्टेन होंगे तो आप एसेट बुक करेंगे। अच्छा, एक चीज़ शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा, जब आपने प्रोविजन वाला, मैंने आपको प्रोबेबल वाला आउटफ्लो के पर्सपेक्टिव से टेबल बनवाया, सो आपने देखा होगा कि आप कंटिंजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज उस वक्त करते हैं जब चांसेस ऑफ आउटफ्लो पॉसिबल हो। इधर
और रिकॉर्ड उस वक्त करते हैं जब चांसेस ऑफ आउटफ्लो प्रोबेबल हो। एसेट के केस में ऐसा नहीं कर रहे। एसेट के केस में आप डिस्क्लोज उस वक्त कर रहे हैं जब चांसेस ऑफ इनफ्लो प्रोबेबल हैं, और रिकॉर्ड उस वक्त कर रहे हैं जब चांसेस ऑफ इनफ्लो वर्चुअली सर्टेन है। तो सर ये खुला तजाद नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा है। एसेट के केस में स्टैंडर्ड स्टेट्स के आपने थोड़ा सा प्रूडेंट होकर सोचना है। ठीक है जी। सो हमने ये बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट एग्जामिन्ड एरिया, कोर्ट केसेस। क्योंकि आपको पता है डिस्प्यूट्स हमेशा होते हैं जब भी बिजनेस आप कर रहे होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है पहले तो दो चीज़ें आप याद रखें। एक तो सिनेरियो हो सकता है केस हम पर फाइल हुआ है एज अ कंपनी, और एक सिनेरियो ये हो सकता है कि केस हमने फाइल करा है एज अ कंपनी। अगर हम पर फाइल हुआ है तो नॉर्मली इट वुड ट्रिगर प्रोविजन। ऑब्वियस ही बात है ना, अगर हम पर फाइल हुआ इट मीन्स वी वुड बी सपोज टू गिव समथिंग, और अगर हमने फाइल किया है तो वी वुड बी एक्सपेक्टिंग समथिंग। सो याद रखिएगा IAS 10 के साथ एग्जामिनर नॉर्मली सिनेरियो को पूछता है। सो अगर तो केस हम पर फाइल हुआ है, इफ वी आर द डिफेंडेंट, अगर हम पर फाइल हुआ है तो स्टैंडर्ड बोलता है कि ईयर एंड के बाद अगर केस से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होती है तो IAS 10 अप्लाई होगा। तो IAS 10 के जुमरे में ये एडजस्टिंग इवेंट, मतलब आपने उसे कंसिडर करना है रिकॉर्ड के लिए या डिस्क्लोजर के लिए। कब करना है? आपने एक चीज़ देखनी है सिर्फ, अगर ईयर एंड से पहले उस केस से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हुई हुई है ना, वो जो केस आपके ऊपर हो रहा है, अगर ट्रांजेक्शन उससे पहले हुई हुई है ना, ईयर एंड से पहले, अगर तो ट्रांजेक्शन ईयर एंड से पहले हुई है तो जो भी डेवलपमेंट होगी रिपोर्टिंग डेट के बाद इट वुड बी टेकन एज एडजस्टिंग इवेंट। आपने सिर्फ ये देखना है ट्रांजैक्शन अगर रिपोर्टिंग डेट से पहले हुई है तो जो भी ईयर एंड के बाद उससे रिलेटेड डेवलपमेंट हो रही होगी इट वुड बी टेकन एज एडजस्टिंग इवेंट। और अगर हमने केस फाइल करा है, तो ईयर एंड के बाद एडजस्टिंग इवेंट होने के लिए जरूरी है कि ईयर एंड पर वर्चुअल सर्टेनिटी हो। ईयर एंड पर अगर तो वर्चुअल सर्टेनिटी है सो ईयर एंड के बाद जो भी उस केस से रिलेटेड डेवलपमेंट होगी इट वुड बी टेकन एज एडजस्टिंग इवेंट। आई होप आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी, ये बहुत अहम चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। आगे बढ़ते हैं। रिकॉग्निशन के हवाले से हमने बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन। आप प्रोविजन को किस तरीके से मेजर करेंगे? देखिए प्रोविजन को जो है वो आप तीन तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। या तो लोवेस्ट आउटफ्लो पे मेजरमेंट का तरीका है। लोवेस्ट आउटफ्लो पे मेजर करने का मतलब ये है कि आप जो है क्या कहते हैं, आप देखेंगे कि आपके कितने कितने आउटफ्लोज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने लेट से खुदा न खास्ता मुझ पे केस फाइल करा मारफानी लिमिटेड पे, और जो है मैंने अपने लॉयर को बुलाया। लॉयर वॉज लाइक कि भाई आपको 100 मिलियन देने पड़ेंगे अगर आप तो कोर्ट में सेटलमेंट करते हैं। बट जो है क्या कहते हैं, लॉयर ने मुझे बोला कि अगर आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहें तो आपको जो है लेट से ये वाला केस कर लेते हैं, लेट से कोर्ट के थ्रू अगर सेटल करते हैं, किसी ने मुझ पे केस करा है, 8 मिलियन देने पड़ेंगे, बट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे तो 5 मिलियन देने पड़ेंगे। सो स्टैंडर्ड बोलता है कि जो भी लोवेस्ट आउटफ्लो होगा ना, अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है सेटलमेंट के लिए, तो जो भी लोवेस्ट आउटफ्लो हो आपने उससे प्रोविजन को बुक कर लेना है। तो हम 5 मिलियन से बुक करेंगे। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड वैल्यूज जस्ट होल्ड ऑन। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज पे। एक्सपेक्टेड वैल्यूज बाज़ों का ऐसा होता है कि कंपनी के पास एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है, बस उसकी इंटेंसिटी जो है ना वो डिफरेंट होती है। जैसे कंपनी ने वारंटी दी हुई है किसी को, या इंश्योरेंस के क्लेम्स आ रहे हैं, सो देयर आर चांसेस के हो सकता है कोई क्लेम ना आए, देयर आर चांसेस के माइनर क्लेम आए, या देयर आर चांसेस के मेजर क्लेम आए। तो इस सिनेरियो में जब डिफरेंट जो है आपकी इंटेंसिटी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द क्लेम, सो स्टैंडर्ड बोलता है कि आपने क्या करना है, आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लेनी है, जितना भी आउटफ्लो उसकी प्रोबेबिलिटी से आपने मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकाल लेनी है और उससे आपने जो है प्रोविजन को मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वारंटी दी कस्टमर को, सही है,
माइनर क्लेम का मुझे ऐसा लगता था अगर सारे के सारे माइनर क्लेम्स आते हैं तो 50 मिलियन का आउटफ्लो होगा, प्रोबेबिलिटी उसकी 10% है। और अगर सारे के सारे मेजर क्लेम्स आते हैं तो चांसेस जो टोटल आउटफ्लो होगा वो 150 होगा, बट उसकी प्रोबेबिलिटी 3% है। तो मैंने जो भी आउटफ्लो था उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं, ठीक है, 9.5 मिलियन, तो मैं उससे प्रोविजन को बुक करूँगा। तीसरा सिनेरियो जो कि प्रोविजन से रिलेटेड आ सकता है, दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। याद रखिएगा, जब भी आपका एक्सपेक्टेड आउटफ्लो जो है 1 साल से ज़्यादा के टेन्योर पर हो, मतलब 1 साल बाद अगर आपको पे ऑफ करना है, जब भी आपका आउटफ्लो 1 साल बाद अगर आ रहा हो एक्सपेक्टेड आउटफ्लो, तो उस सिनेरियो में स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मटेरियल है तो आप उस एक्सपेक्टेड आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे और प्रेजेंट वैल्यू पर आप प्रोविजन को बुक करेंगे। सो प्रेजेंट वैल्यू पर आप कब लाके प्रोविजन को बुक करेंगे, जब आपका आउटफ्लो जो है 1 साल बाद अगर हो रहा है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड एज मटेरियल इफ इट्स मोर देन अ ईयर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेशलाइज्ड एरियाज। प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, ये हम लोगों ने बेसिक एरियाज कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ IAS 37 के स्पेशलाइज्ड एरियाज जिनको IAS 37 ने स्पेसिफिकली एड्रेस किया है। रीस्ट्रक्चरिंग या डाउन साइजिंग जैसे पिछले 1-1.5 साल के अंदर काफ़ी हुई है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हुई है, 1-2 और सेक्टर, सीमेंट में भी, स्टील में भी। सो याद रखिएगा, रीस्ट्रक्चरिंग कैन बी अपवर्ड और कैन बी डाउनवर्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट डाउनवर्ड रीस्ट्रक्चरिंग, राइट, के लोगों को निकाला जा रहा है। सो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखें, जब भी आप रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाते हैं, डाउनवर्ड रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें, नेगेटिव रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, सो आप अपनी बुक्स में प्रोविजन रिलेटेड टू रीस्ट्रक्चरिंग उस वक्त बुक करेंगे जब रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले ये 3 बातें हो। फॉर्मल प्लान हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल हो और इफेक्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट कर दिया हो। अगर तो ये तीनों की तीनों बातें रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले मौजूद हैं तो आप प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग बुक करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये 3 बातें आपने बताई हैं, इन तीनों में से कोई एक बात भी मिसिंग है और वो रिपोर्टिंग डेट के बाद पूरी हो रही है एज अ पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट। सो ये एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा या नॉन एडजस्टिंग इवेंट। याद रखिएगा, अगर तीनों में से कोई एक बात भी रिपोर्टिंग डेट पर नहीं है और वो रिपोर्टिंग डेट के बाद अराइज हो रही है तो इट वुड बी टेकन एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। याद रखिएगा, इट वुड बी टेकन एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट आपने बता तो दिया कि आप कब रिकॉग्नाइज करेंगे। रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट में, अब रीस्ट्रक्चरिंग की जब हम बात करते हैं ना तो बहुत सारी कॉस्ट इनकर हो रही होती हैं। लेट्स से गोल्डन हैंडशेक पेमेंट्स हो गए, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स हो गया, लॉयर फ़ी हो गई, जाहिर बात आपने लॉयर को हायर करना होता है। आप बाज़-औक़ात एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे होते हैं, सही है ना, कि आपकी ये शॉप बंद हो रही है, ये सेगमेंट बंद हो रहा है। ट्रेनिंग आप करवा रहे होते हैं बाज़-औक़ात लोगों को, 100 लोगों को जो है, 100 में से आपने बोला 10 लोगों को, जो हम 90 लोगों को फारिग कर रहे हैं, 10 लोगों को हम ट्रेन करेंगे, सही है। रीलोकेशन कॉस्ट, फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ये तो चंद 7-8 किस्म की कॉस्ट हैं जो नॉर्मली इनकर हो रही होती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, तो क्या ये सारी की सारी कॉस्ट को जो है आप प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा बनाएंगे? तो याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग जो है आप उसको किस वैल्यू पर मेजर करेंगे। सो याद रखिएगा, जितनी भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और अनअवॉइडेबल कॉस्ट हैं उन सबको प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा बनाएंगे, सिवाय इन 5 चीज़ों के। वो 5 चीज़ें क्या हैं? ट्रेनिंग कॉस्ट को कभी भी आप प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा नहीं बनाएंगे। मार्केटिंग कॉस्ट कभी भी नहीं बनाएंगे अनलेस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो। जैसे बैंकिंग के अंदर है कि अगर कोई ब्रांच बंद कर रहे हो आप, तो आपने उसको रिपोर्ट करना है, एडवर्टाइज करना है, ठीक है। तो अगर तो आपकी जो है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है तो फिर तो आप मार्केटिंग कॉस्ट को बनाएंगे, वरना प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा मार्केटिंग कॉस्ट को नहीं बनाएंगे। एक्सपेक्टेड गेन ऑन डिस्पोजल, कुछ एसेट्स वगैरह हैं आपके, जाहिर सी बात आपको ऐसा लगता है गेन होने वाला है, नहीं बनाएंगे, प्रोविजन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। एक्सपेक्टेड लॉस ऑन डिस्पोजल, आपको ऐसा लगता है लॉस होगा तो क्या उसको हिस्सा बनाएंगे? नो, उसको आप प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा नहीं बनाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा आप उस पर प्रोविजन आप करेंगे, बुक प्रोविजन, बट IAS 36 के तहत करेंगे। IAS 37 के तहत प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा इसे आप नहीं बनाएंगे। रीलोकेशन कॉस्ट अवॉइडेबल है, उसे भी आप प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा नहीं बनाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट।
ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब आपका रेवेन्यू स्ट्रीम आपके कॉस्ट स्ट्रीम से कम हो जाए। देखें, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी से भी तो दो चीज़ें होती हैं, कॉस्ट होता है और एक रेवेन्यू होता है। नॉर्मली आप कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त करते हैं जब रेवेन्यू आपको ऐसा लगता है आप ज़्यादा कमाएंगे, कॉस्ट कम होती है। बाज़ औक़ात ये साइड फ्लिप हो जाती है, जैसे आजकल पिछले 1-1.5 साल में स्टील और सीमेंट की प्राइस की वजह से जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर कॉस्ट जो है उन्होंने एस्टीमेट शायद जो है कम की हुई थी और रेवेन्यू ऑब्वियसली उसी हिसाब से ज़्यादा किया हुआ था, बट ये उल्टा हो गया ये सिनेरियो, कॉस्ट ज़्यादा हो गई, रेवेन्यू उतना ही रहा। तो जब भी आपका सिनेरियो ऐसा हो जाए कि कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट ज़्यादा हो जाए और रेवेन्यू उतना ही रहे, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस हो जाए तो स्टैंडर्ड बोलता है उसका प्रोविजन बुक करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ हो ना हुआ हो। द पॉइंट आपका कॉस्ट स्ट्रीम रेवेन्यू स्ट्रीम से ज़्यादा हो जाए, आपने प्रोविजन बुक करना है। अब प्रोविजन किस वैल्यू पर बुक करेंगे? लोअर ऑफ एक्सेस कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट और पेनल्टी टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में से जो भी लोअर ऑफ होगा आप उससे प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बुक करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इज रीइंबर्समेंट एसेट। रीइंबर्समेंट एसेट क्या होता है? देखें, जिस तरीके से जो है ना आप सामने वाले से कमिट करते हैं, उसको वारंटी देते हैं, तो सिमिलरली आपको भी जो है आपका सप्लायर वारंटी देता है, तो आपके लिए वो रीइंबर्समेंट होती है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये बहुत होता है कि जो रिटेलर्स और होलसेलर्स होते हैं वो आगे वारंटी तो दे रहे होते हैं कस्टमर को, बट उनको भी वारंटी मिल रही होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से या फार्मा कंपनीज से। तो रिटेलर के पर्सपेक्टिव से एक तरफ वो प्रोविजन बुक कर रहा होगा, दूसरी तरफ वो रीइंबर्समेंट एसेट भी बुक कर रहा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो वारंटी का क्लेम देगा, जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरर जो है वो उसे सेटल करेगा होलसेलर को। अब सवाल ये पैदा होता है रिटेलर के पर्सपेक्टिव से कि रिटेलर रीइंबर्समेंट एसेट कब बुक करेगा और किस वैल्यू से करेगा। तो पहला रूल, रीइंबर्समेंट एसेट उस वक्त रिकॉग्नाइज होगा जब वर्चुअली सर्टेन हो। रीइंबर्समेंट एसेट कभी भी प्रोविजन की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा। और नंबर 3, रीइंबर्समेंट एसेट कभी भी प्रोविजन से नेट ऑफ नहीं होगा बैलेंस शीट में। पीएनएल में हो सकता है क्योंकि रीइंबर्समेंट एसेट एक तरीके से आपकी इनकम ट्रिगर कर रहा होगा ना, रीइंबर्समेंट एसेट डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, जिस तरीके से प्रोविजन एक्सपेंस ट्रिगर करता है। ठीक है जी, तो ये 3 बातों का आपने ख्याल रखना है। रीइंबर्समेंट एसेट शेल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन, इट शेल नेवर एक्सीड इट्स प्रोविजन का अमाउंट, वरना तो फिर वो रीइंबर्समेंट नहीं रहा ना। एंड नंबर 3, रीइंबर्समेंट एसेट कभी भी जो है एसओएफपी में कभी भी जो है अपने प्रोविजन से नेट ऑफ नहीं होगा। आप अलग अलग दिखाएंगे, प्रोविजन को अलग दिखाएंगे, रीइंबर्समेंट एसेट को अलग दिखाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मिसलेनियस एरियाज। अच्छा, ये जो है मैंने आपको अपनी नोटिंग से करवा तो दिया है आसानी के लिए, इसकी डिटेल, इसकी जो समरी है वो मैंने इस तरीके से नोट डाउन कर भी दी है आप लोगों के लिए। सो आप लोग जो है क्या कहते हैं, आप यहाँ से भी पढ़ लेंगे ना, तो जो है आपको एक दफ़ा वंस यू हैव सीन माई दिस वीडियो, उसके बाद आप इसको भी पढ़ लेंगे ना, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। ये यही चीज़ें वो मेरी नोटिंग की फॉर्म में, ये इस तरीके से मैंने जो है थोड़ा सा इसको PDF फॉर्मेट में कर दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट एरिया, मिसलेनियस एरियाज, चेंजेस इन प्रोविजन। सवाल ये पैदा होता है कि एक दफ़ा आपने प्रोविजन बुक कर लिया तो क्या आप जो है प्रोविजन क्या पत्थर पे लकीर हो गई? नो 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 नो, प्रोविजन इज सब्जेक्ट टू चेंज। आप हर रिपोर्टिंग डेट पर जो है, जस्ट होल्ड ऑन, अच्छा जी, सो वी वर टॉकिंग अबाउट मिसलेनियस एरियाज एंड लास्ट एरिया ऑफ IAS 37। देखें, सवाल ये पैदा होता है, आप प्रोविज़न को जो है एक दफ़ा आपने प्रोविज़न बुक कर लिया, सो क्या प्रोविज़न चेंज हो सकता है? नो, प्रोविज़न जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल प्रोविज़न आप उसको चेंज कर सकते हैं। प्रोविज़न इज़ सब्जेक्ट टू चेंज, राइट, इट इज़ द बेस्ट एस्टिमेट एज ऑफ करंट डेट। नेक्स्ट इज़, सवाल ये पैदा होता है कि प्रोविज़न जो है आपने जिस मकसद के लिए बुक किया है, क्या आप उसी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं या किसी और मकसद के लिए भी? द आंसर इज़ प्रोविज़न शेल बी रिकॉग्नाइज्ड और शेल बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट हैज़ बीन क्रिएटेड। अगर आपने प्रोविज़न फॉर वारंटी जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया है वारंटी के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप लीगल सूट के लिए उसे जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। प्रोविज़न फॉर वारंटी शेल ओनली बी, जस्ट होल्ड ऑन,
सर अब हम बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ प्रोविजन के हवाले से। प्रोविजन शेल ओनली बी यूज फॉर एक्सपेंडिचर। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? प्रोविजन आपने जिस मकसद के लिए क्रिएट किया है आप सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा किसी भी मकसद के लिए आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर लेट्स से आपने वारंटी के लिए कोई प्रोविज़न जो है वो क्रिएट किया है, सो आप सिर्फ वारंटी के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाकी किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही है। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज या ओवरहोलिंग चार्जेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जो है कोई नुकसान होने वाला है, सही है, और जो है ऑपरेशन से रिलेटेड, सो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप उस फ्यूचर के जो लॉसेस हैं उससे रिलेटेड जो है आप क्या कहते हैं बुक करेंगे, क्या कहते हैं प्रोविजन। सो द आंसर इज़ नो। जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज़, इस केस को फिलहाल छोड़ दो। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड गेन और एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। गेन्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड डिस्पोजल आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल मेजरिंग प्रोविजन। सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर तो आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपको जो है कोई गेन होने वाला है, तो उस गेन को आप बुक करेंगे या नहीं करेंगे? द आंसर इज़ नो। आप गेन को जो है वो बुक नहीं करेंगे। इट इज़ अगेंस्ट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। नाउ कम्स इफ्रिक वन, चेंजेस इन डी कमीशनिंग, रीस्टोरेशन, सिमिलर लाइबिलिटीज़। बाज़ ऐसा होता है कि आप जो है क्या कहते हैं आपने जो है डिसमेंटलिंग कॉस्ट से रिलेटेड प्रोविज़न बुक किया। अब आपको पता है कि दिस इज़ अनसर्टेन, आप सिर्फ एस्टिमेट कर रहे होते हैं। सो सवाल ये पैदा होता है कि इससे रिलेटेड अगर कोई जो है लेट्स से प्रोविज़न फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट से रिलेटेड अगर कोई चेंज आता है, सो वुड यू बी टेकिंग द इम्पैक्ट ऑफ दैट और नॉट? सो इसकी मैंने समरी जो है वो इधर जॉट डाउन की हुई है, चूँकि हमारे पास टाइम कम है। सो मैंने इसका जो है ना ये एक यूट्यूब का लिंक भी आप लोगों से दिया हुआ है। ये 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, अगर आप ये देख लो तो इसमें जो है पूरी समरी भी है और 2-3 इलस्ट्रेशंस भी मैंने करवाई हुई हैं। सो यू जस्ट नीड टू एक्चुअली कॉपी पेस्ट दिस ऑन गूगल क्रोम एंड यू आर थ्रू। आप बस एक दफ़ा देख लेना तो इट वुड बी डन। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड विद रिस्पेक्ट टू IAS 1037। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लो, एल्स वी शुड मूव ऑन।